दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, के पीछे के प्रमुख कारण क्या है? तो पहला कारण है क्रिप्स मिशन की विफलता। इसके बारे में पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की अव्यवस्थाएं में क्या क्या था? तो पहला कारण था बंगाल में अकाल, जिसमें 25 से 50 लाख लोग मारे गए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं किया गया, क्योंकि उस समय जो अनाज था उस अनाज को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल सैनिकों के लिए 1 वर्ष के बफर के रूप में रखा गया। इसके अतिरिक्त दूसरा कारण है कि जापान से मोर्चा लेने के लिए इस समय भारत में यूएस और यूएसएसआर के सैनिक आ गए, जिन्होंने भारत में काफ़ी अराजकता फैलाई। यही वो दौर है जब भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करने के बारे में गांधी जी सोच रहे थे, और इसी समय गांधी जी और उस समय के तत्कालिक वायसराय लिनलिथगो के बीच का एक संवाद है, जिसमें गवर्नर जनरल ने कहा कि इस समय भारत छोड़ो आंदोलन शुरू न किया जाए, इससे भारत में अराजकता फैल जाएगी। इसके प्रति उत्तर में गांधी जी जवाब देते हैं कि राजकीय अराजकता से अच्छा अराजकता ही है। यहाँ अराजकता का मतलब है राज्य के नियम कानून का फेल हो जाना। तो ये 2 प्रमुख कारण था। इसके अतिरिक्त आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव और प्रसार के बारे में ज़रा चर्चा कर लेते हैं। तो कुछ डेट आप लोगों को याद रखना है। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में संघर्ष के निर्णय को स्वीकृति दी गई थी। ठीक है, कहाँ पे? वर्धा में। इसके बाद 7 अगस्त को फिर से एक बैठक होता है। ये बैठक होता है ग्वालियर टैंक में। इस बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन को स्वीकृति दे दी जाती है। यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि ग्वालियर टैंक में जब स्वीकृति मिलती है तो अरुणा आसिफ अली के द्वारा ग्वालियर टैंक पर झंडा फहराया जाता है। ठीक है, यही वो समय है जब गांधी जी करो या मरो का नारा देते हैं। करो या मरो का नारा का तात्पर्य है संपूर्ण आज़ादी से कम कुछ नहीं। गांधी जी कहते हैं कि हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में हम दिवंगत हो जाएंगे। यही बात गांधी जी कहते हैं कि जब हम वायसराय से मिलने जाएंगे तो वायसराय हमें अलग अलग तरह के प्रलोभन देगा, लेकिन हम उस प्रलोभन में नहीं फंसेंगे। और वो इसी बात को कहते हुए कहते हैं कि इस आंदोलन में हम यह या वह लेकर नहीं लौटेंगे। ये निर्णायक आंदोलन होगा, और निर्णायक आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुछ प्रमुख व्यक्तित्व का नाम ध्यान में रखिए। पीसीएस के एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है। कांग्रेस के अध्यक्ष इस समय कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वायसराय कौन थे? लिनलिथगो। जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तब, जब समाप्त होगा उस समय वेबेल। ठीक है, सेनापति कौन था इस समय? वेवेल। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल। और इस समय जो एक अमेरिकी पत्रकार थी जिसका नाम लुई फिशर है, उसने भारत छोड़ो आंदोलन को कवर किया था, और वो गांधी जी की जीवनीकार भी थी। तो ये जो फैक्ट है, ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना होगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। ठीक है, और इस प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया था? पटेल जी ने, सरदार पटेल जी ने इसका अनुमोदन किया था। ये सारे सवाल परीक्षा में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, ये सारे फैक्ट, और ये बार बार रिपीट होता है। इसीलिए यदि आप लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इन सारे फैक्ट को ज़रा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वही सारी बातें हुई जो मैंने बताया था। ठीक है, अब देखते हैं भूमिगत संस्थागत ढांचा। इससे पहले थोड़ा सा
भारत छोड़ो आंदोलन के प्रसार के बारे में देख लेते हैं। 9 अगस्त को जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके इन्हें आगा खान पैलेस में भेजा जाता है। ये कहाँ पे है? पुणे में है। इसी के साथ जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे उन सब लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और आंदोलन स्वतः स्फूर्त हो जाता है। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान बहुत सारे हिंसक झड़प भी होता है, जिस पे गांधी जी से आलोचना करने के लिए कहा जाता है हिंसा का, तो वो आलोचना करने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये अंग्रेज़ों के द्वारा जो हिंसा हो रहा है उसके प्रति उत्तर में ये हिंसा हो रहा है और इससे बहुत सारे जान माल की क्षति होती है और इसको कंट्रोल करने में अंग्रेज सरकार को 6 से 7 सप्ताह का समय लग जाता है। इसी समय एक भूमिगत संस्थागत ढांचा तैयार किया गया था, जिसका उद्देश्य था बम, हथियार आदि सामग्री को इकट्ठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक गुप्त तरीके से भेजना। ठीक है, इस भूमिगत संस्थागत ढांचा से कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे, इससे प्रश्न पूछने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो नाम याद रखना पड़ेगा: अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, छोटू भाई पुराणिक, बीजू पटनायक, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इसके अलावा एक और नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, आरपी गोयनका। ठीक है, इसमें से कुछ नाम ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है और जो नाम बचे हुए हैं ये पूछने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की गई थी। ये एक गुप्त रेडियो था जिसे गुप्त रूप से ही चलाया जा रहा था, मुख्यतः बम्बई में चलाया जा रहा था और नेपाल के तराई के क्षेत्र में, नेपाल के तराई का क्षेत्र यानी बिहार के उत्तरी क्षेत्र में, इसके अलावा बम्बई में, और इसका प्रयोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजने के लिए किया जा रहा था। इससे जुड़े हुए 2 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, एक थे राम मनोहर लोहिया और दूसरे उषा मेहता। ये 2 नाम ध्यान में रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी का उपवास। जब अंग्रेज़ों के द्वारा हिंसा होने लगा, आंदोलन को दबाने के लिए जान माल की क्षति पहुंचाई जाने लगी, तो गांधी जी ने 10 फरवरी को 21 दिनों का उपवास रखा। इस उपवास के परिणाम स्वरूप लोगों में आक्रोश फैल गया, देश भर में हड़ताल होने लगा, प्रदर्शन तथा जुलूस निकलने लगे और पूरे दुनिया से गांधी जी के रिहाई की बात होने लगी। यहाँ तक कि अमेरिका में भी कहा जाने लगा कि ये जो हो रहा है वो सही नहीं है और गांधी जी को रिहा कर दिया जाए। ठीक है, इस समय वायसराय के कार्य परिषद में 3 सदस्य थे। इन सदस्य का नाम है MS एनी, NR सरकार तथा HP मोदी। ये नाम आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। बराबर आप लोग सुनते होइएगा, अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार से आप लोगों को मोदी और सरकार याद रह जाएगा। एनी याद करने के लिए एनी बेसेंट को याद कर लीजिए। एनी बेसेंट कौन थी? 1917 में कलकत्ता में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, तो इससे आपको एनी, सरकार और मोदी 3 नाम याद हो जाएगा। इन तीनों ने वायसराय के कार्य परिषद से इस्तीफा दे दिया था, यह कहते हुए कि हम गांधी जी के मौत में हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। पर इस समय 2 व्यक्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, एक इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल और दूसरा उस समय का वायसराय बेवेल। ये दोनों चाह रहे थे कि 21 दिन के उपवास के दौरान गांधी जी की मृत्यु हो जाए और सरकार अंतिम संस्कार की तैयारी कर रही थी। सेना को आपात के लिए तैयार रहने को कहा गया था। सार्वजनिक शव यात्रा निकाला जाएगा गांधी जी के मृत्यु के बाद, उसकी पूरी तैयारी की गई थी। गांधी जी के भस्म को विमान से कहाँ कहाँ ले जाया जाएगा उसकी भी तैयारी कर ली गई थी। लेकिन गांधी जी के सत्याग्रह को शायद चर्चिल और बेवेल समझ नहीं पाए थे और गांधी जी ने बीच में ही अपने भूख हड़ताल को तोड़ दिया, ये कहते हुए कि इस भूख हड़ताल का उद्देश्य सिर्फ एक ही चीज़ था। इस उपवास का उद्देश्य ये था कि पूरी दुनिया का ध्यान हम अपनी ओर आकर्षित कर सके और इसमें हम सफल हो गए। अब आगे उपवास करने की आवश्यकता नहीं है।
इस समय भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुछ ऐसे जगह थे जहाँ पे समानांतर सरकार बनाई गई। इसमें से 3 नाम आपको याद रखना है, बलिया, मिदनापुर और सतारा। बलिया में ये चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनाया गया और सतारा में ये सबसे लंबे समय तक 1943 से लेकर 45 तक के लिए बनाया गया। फाइनली गांधी जी को 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया। रिहा करने के बाद सरकार संघर्ष रोकने के लिए एक प्रस्ताव लेकर आती है। उसी प्रस्ताव को शिमला सम्मेलन या बेबेल प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, अब शिमला सम्मेलन या बेबेल प्रस्ताव में क्या होता है, आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बेबेल प्लान जून 1945 में शिमला में विभिन्न भारतीय दलों के नेताओं के साथ एक प्लान बनाया गया जिसे बेबेल प्लान कहा गया। ठीक है, इस प्लान में प्रस्ताव क्या क्या आया था उस प्रस्ताव को देख लेते हैं। पहला प्रस्ताव ये है कि भारतीय अपना संविधान बनाएंगे। दूसरा है कि गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी विभाग भारतीयों को दे दिया जाएगा। ठीक है, उस समय टोटल कितने विभाग थे, 16 विभाग थे। इस 16 में से 2 कौन कौन से हो गए, गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ। ठीक है, और बाकी 14 भारतीयों को दे दिया गया। सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया गया है और इस प्रतिनिधित्व के हिसाब से ही ये 14 विभाग जो है सो बांटा गया था। ठीक है, और प्रतिनिधित्व जो दिया गया था तो इसमें 5 मंत्रालय कांग्रेस को दिया गया था और कांग्रेस ने हिंदुओं का प्रतिनिधित्व किया था। 5 मंत्रालय मुस्लिम लीग को दिया गया था। ठीक है, और मुस्लिम लीग ने मुसलमानों का प्रतिनिधित्व किया था। 1 मंत्रालय जो एससी के लिए था, दलितों के लिए था, वो अंबेडकर को दिया गया। 1 मंत्रालय ईसाई को भी दिया गया। यहाँ एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ध्यान में क्या रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी उसमें सिर्फ कांग्रेस सक्रिय थी। इसके अतिरिक्त किसी पार्टी ने कोई सहयोग नहीं किया था और सबने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। भले ही वो कांग्रेस समाजवादी पार्टी हो, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, वो हिंदू महासभा हो, वो मुस्लिम लीग हो, ठीक है, या वो अंबेडकर की पार्टी हो, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ठीक है, ये सब लोगों ने क्या किया था, ये सब लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तो कांग्रेस अकेले भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। और आप देखिएगा अभी के समय में भी हिंदू महासभा की बात कर लेते हैं। हिंदू महासभा क्या कहती है हमेशा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ठीक है, इस बात पे अभी भी चर्चा हो रही है। लेकिन जब ये बेबेल योजना 1945 ईस्वी में आता है उस समय हिंदुओं का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो कांग्रेस के द्वारा और अंबेडकर के द्वारा। ठीक है, ये एससी जो थे वो भी हिंदू ही थे, लेकिन हिंदू महासभा को कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। तो बेबेल प्लान के बारे में बस इतनी ही चर्चा। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन, फरवरी 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन जब भारत आता है उस समय भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड बेवेल है और इसके सदस्य थे लॉरेंस, एलेक्जेंडर और क्रिप्स। इसके प्रस्ताव क्या क्या है, इस पे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है परीक्षा में, तो हम लोग अभी प्रस्ताव की चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे। यहीं पे आज की चर्चा हम लोग रोकते हैं और इसके साथ ही आधुनिक भारत का इतिहास समाप्त होता है। एक माउंटबेटन प्लान है और कुछ छोटे मोटे चीज़ है, छोटे मोटे, जिसके लिए मैं एक मिसलेनियस नाम से वीडियो बनाऊंगा और उसमें वो सारे चीज़ों को कवर कर दिया जाएगा। आप प्लेलिस्ट से यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो सारे वीडियो को एक बार देख लीजिए और इससे बाहर परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अभी बीपीएससी और यूपीपीसीएस का प्रारंभिक परीक्षा होने वाला है, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब आधुनिक भारत का इतिहास समाप्त हो गया तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो अब हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास से अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे। मध्यकालीन भारत के इतिहास की जो पढ़ाई होगी वो थोड़ा संक्षेप में होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से सवाल कम पूछा जाता है।
ठीक है, तो हम लोग एक क्लास में ही कोशिश करेंगे कि दिल्ली सल्तनत को पूरा समाप्त कर दे। थोड़ा लंबा क्लास होगा, 1-1.5 घंटे का, पर कोशिश किया जाएगा कि दिल्ली सल्तनत पूरा समाप्त कर दिया जाए। देखिए, जब आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दीजिएगा ना, तो 20 से 22 सवाल सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से आएगा, जबकि मेडाइवल हिस्ट्री की बात आएगी तो 3 से 4 सवाल ही पूछा जाएगा। तो हम लोग उसी हिसाब से समय को देंगे जिस हिसाब से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग अगले वीडियो में मध्यकालीन भारत के इतिहास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।